हेलो दोस्तों, आज हमारा ये झारखंड एपीओ का दूसरा वाला टेस्ट है, दूसरा मॉक टेस्ट है। और इसको आपको पहला वाला जो मॉक टेस्ट है आपने वो किया होगा और उसमें आप देख लेना करने के बाद में आप कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, और ये दूसरा वाला टेस्ट है और इसमें जो भी रिसेंट केस वगैरह जो 22 के 23 2023 के 2024 के और 2025 के जो भी रिसेंट केस इसमें बताए जा रहे हैं उनको आपको हर केस को जो ऑप्शन में अगर चार विकल्प में चारों केस हैं उन केस को आपको या तो खुद से सर्च करके है ना उसको देख लेना। कुछ केस तो ये फैक्ट क्वेश्चन का ही फैक्ट जो है आपको मिल जाएगा और जो बाकी ऑप्शन में है उनको भी आप सर्च कर लेना एक बार, क्योंकि ये सारे ही केस लॉ इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं दूसरे मॉक टेस्ट पर और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था कि आप अपनी ब्लैंक कॉपी लेकर उसमें पहले आप पेपर सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद में 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक फिर दोबारा में इनको मिलाना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको ये दिखा दूंगा क्वेश्चन पेपर 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक। फिर आपको दोबारा में 2-3 मिनट के बाद में फिर उसको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करते हुए उसको पॉज कर देना उसी क्वेश्चन पर। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेना सारे क्वेश्चन को। तो मैं 1 से 100 क्वेश्चन तक आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, और आप चाहे म्यूट कर देना अपनी वीडियो के वॉल्यूम को। ठीक है, और वहीं पे जहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो वहीं पे आपको जो है पॉज कर देना है वीडियो को और सॉल्व कर लेना अपने क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन नंबर 23, सब तरह के इसमें क्वेश्चन है, रिसेंट केस लॉ पर भी है और कथन और कारण भी है, स्टेटमेंट वाइज भी है। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल मतलब चूंकि इजी ही आता है उसमें भी, झारखंड एपीओ में भी और यूपी एपीओ में भी इसी तरीके से ही आता है। यूपी एपीओ में चूंकि नए कानून आए, नए कानून है तो उसमें नए कानून आपको देखने हैं। तो उसकी भी मॉक टेस्ट सीरीज उसकी भी लेके आएंगे यूपी एपीओ की दिसंबर के महीने में। ये नवंबर के महीने में टेस्ट सीरीज है जो आपकी कंप्लीट हो जाती है 28 नवंबर तक। 10 टेस्ट इसमें रहेंगे और 10 टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे 28 नवंबर तक। उसके बाद में आपको यूपी एपीओ के लॉ सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो लॉ सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको देनी है। तो इस तरह से आपके जो है ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब चलते हैं इनके आंसर पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, आपको आंसर चाहिए। तो आंसर इसका है समीर चौधरी बनाम सीबीआई 2025 का केस है ये। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 260 से संबंधित जो समरी ट्रायल है वो कौन कर सकता है, उसके लिए कौन एम्पावर्ड है। तो इसमें ऑप्शन है डी। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताना है कौन मैचिंग नहीं है। तो यहां पर जो एंटिसिपेटरी बेल है वो इसमें मैचिंग नहीं है, 438 में है। ठीक, उसके बाद में यहाँ समरी ट्रायल की प्रक्रिया कहां पर दे रखी है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 21 260 से 265। ठीक है, उसके बाद में सीआरपीसी में कौन सा प्रोविजन अपील से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है सेक्शन 450। एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन किस कोर्ट में दी जाती है। तो इसका आंसर है डी, यानी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष। उसके बाद में इसमें गलत कथन बताना है 7 क्वेश्चन में। तो यहां पर संज्ञेय अपराधों में कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। एक प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध कर रहा है गिरफ्तार कर सकता है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही है। ठीक है, इसमें सारे ही सही हैं, तो गलत इसमें कोई सा भी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट की शक्ति मामले और अपील को ट्रांसफर करने की, तो उसके लिए एप्लीकेशन कौन कर सकता है? तो इसमें आंसर आएगा भारत का महान्यायवादी। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन 406 आप पढ़ेंगे सीआरपीसी। उसके बाद में सीआरपीसी की कौन सी धारा बताती है कि कोर्ट के द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पहले हाई कोर्ट की पुष्टि आवश्यक है? तो सेक्शन 366। उसके बाद 10th क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है? यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने के अपने प्रयास का फोर्सिबली रेसिस्ट करता है, बलात् प्रतिरोध करता है, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति के जिसने कोई भी अपराध किया है मृत्यु कारित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट इसमें से गलत है। ठीक है ना। सेक्शन आप 466 पढ़ते हैं सीआरपीसी का, उसमें दिया हुआ है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वो कितना रहेगा? तो गलत वाला पूछ रहा है, तो इसमें 5 वर्ष वाला जो है वो गलत है। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह किस केस में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी लोगों पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। तो ये फेमस केस है मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अपराध कंपाउंडेबल नहीं है, शमनीय नहीं है? तो यहाँ पर ये जो आंसर है इसका वो धारा 307 वाला ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है मैचिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको ये मैच करना है 200, जो कन्विक्शन वाला है वो पहला वाला यानी 106 हो गया, अन्य वाला 107 हो जाता है। ठीक है, अन्य वाला 107 हो जाता है, फिर संदिग्ध वाला 109 हो जाएगा और आभ्यासिक 110 हो जाएगा। तो 4 2 3 नहीं 4 3 और फिर 2, 4 3 1 और 2, 4 3 1 2, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में नेक्स्ट है 15 ये पूछ रहा है कौन सी सेक्शन कहती है कि भार साधक लोक अभियोजक जो होता है वो निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को जो उस अपराध के बारे में जिसके लिए उस व्यक्ति का उच्चारण किया जा रहा है न्यायालय की सहमति से वापस ले सकता है। तो अभियोजन वापस लेना सेक्शन 321 सीआरपीसी। उसके बाद में नेक्स्ट है सत्र न्यायालय दोष सिद्धि के विरुद्ध अपीलीय शक्ति का प्रयोग, यानी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील कोर्ट ऑफ सेशन में कहाँ की जाती है? 374 में। ठीक है ना, उसी में सारी हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में। फिर कह रहा है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, किस धारा में? तो सेक्शन 83 में। कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा मृत्यु दंडादेश को एग्जीक्यूट करने से पहले हाई कोर्ट की कंफर्मेशन आवश्यक है। तो ये सेक्शन है आपकी 366। उसके बाद में नेक्स्ट है जब कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अधीनस्थ दंड न्यायालय के समक्ष मंगाता है मामले को, ठीक है ना, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको रिवीजन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में कहा गया है कि भले ही ऐसी मुस्लिम महिला जिसे उसके पति ने 3 तलाक के माध्यम से तलाक दे दिया है और पति ने केवल इद्दत काल तक भरण पोषण दिया है, वह धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती है यदि वह मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपचार का विकल्प नहीं चुनती है। तो क्योंकि धारा 125 के जो प्रावधान है वो पंथ निरपेक्ष प्रावधान है। तो ये किस केस में कहा गया था? तो मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य 2024 का ये केस है, लेटेस्ट केस है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ये सारे केस आप पढ़ लेना। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये भी रिसेंट केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि धारा 102 के अंतर्गत जो तत्काल शब्द का निर्वचन करते हुए इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा है कि तत्काल का अर्थ उसी क्षण नहीं है बल्कि युक्त समय के भीतर समझा जाना चाहिए। तो ये किस केस में कहा है? तो ये आपका सेंटू वर्गीस
डी वाला ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अधीन किसी व्यक्ति का एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो कितने दिन के भीतर इसकी सूचना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एसपी को देनी होगी? तो आंसर है इसका बी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 23, मैचिंग से रिलेटेड पूछ रहा है, कौन सा इसमें मैचिंग सही है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे मजिस्ट्रेट या न्यायालय अन्वेषण करता है, गलत है। इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना है, तो गलत है। यह साधारणतः आपराधिक मामले का दूसरा चरण है, दूसरा स्टेज सेकंड स्टेज है, सही है। यह न्यायिक कार्रवाई नहीं है, ये भी बात सही है। तो 3 और 4 आंसर हो गया सी। उसके बाद में नेक्स्ट है दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है, सही है। कारण कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ये भी सही है। ठीक है। तो 24 का आंसर ए। उसके बाद 25, ये भी रिसेंट केस से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि धारा 167 167 के अधीन डिफॉल्ट बेल के अधिकार से वंचित करने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा किए बिना ही चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती है। यानी डिफॉल्ट बेल के अधिकार से वंचित करने के लिए पुलिस क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन पूरा किए बिना चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती। डिफॉल्ट बेल का अधिकार एक वैधानिक अधिकार नहीं है बल्कि एक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 21 से आता है। तो ये किस केस में कहा गया? तो रितु छाबरिया बनाम भारत संघ 2023 का ये केस है। तो इसमें ये वाले केस भी आप पढ़ लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट केस हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है किस सेक्शन में ये प्रोविजन है कि अभियुक्त का पूर्व का बुरा सील रिलीवेंट नहीं है? तो वो सेक्शन है आपकी 54। नेक्स्ट है किस सेक्शन में कहा गया है कि प्रलोभन, धमकी या वचन के द्वारा कारित संस्वीकृति रिलीवेंट नहीं है? तो सेक्शन 24 में, जो कि इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में ये कहा गया है कि एविडेंस की धारा 27, 24, 25 और 26 का एक्सेप्शन है? तो ये आपका देवमन उपाध्याय वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस देवमन उपाध्याय का केस है, उसमें ये कहा गया। उसके बाद में नेक्स्ट है, फिर ये रिसेंट केस से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि एविडेंस किसी साक्षी के लिए, मतलब एविडेंस एक्ट किसी साक्षी के लिए न्यूनतम आयु नियत नहीं करता है और इस कारण बालक साक्षी एक सक्षम साक्षी होता है और उसके साक्ष्य को सिरे से पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई बालक साक्षी जो किसी अन्य सक्षम साक्षी की तरह व्यवहार करता है और जिसका साक्ष्य विश्वास प्रकट करता है, उसके साक्ष्य पर बिना किसी संपुष्टि की आवश्यकता के भरोसा किया जा सकता है और दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। तो ये किस केस में कहा गया था? मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलबीर सिंह 2025 का केस है। तो इसमें भी ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं, सारे देख लेना आप। उसके बाद में कोई प्रश्न इस उत्तर को सुझाता है जो पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो लीडिंग क्वेश्चन उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन। लीडिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो कब पूछे जा सकते हैं? तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो 31 का आपका बी। उसके बाद में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्वीकृतियां मौखिक या दस्तावेजी हो सकती हैं, है ना। उसके बाद में वे फैक्ट जो भले ही विवादक नहीं है लेकिन विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं कि वे एक ही संविधान का भाग हैं, तो वे रेजिस्टिव हो गए। ठीक है ना। तो वो संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत रिलीवेंट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है स्वीकृति और संस्वीकृति, इन दोनों के संबंध में पूछा है कि अनुसूचित साक्ष्य के अपवाद हैं, सही है। ठीक है। उसके बाद में अनुसूचित साक्ष्य के भाग हैं, ये गलत है। रिलीवेंट फैक्ट है, रिलीवेंट एविडेंस है, सही है। सबूत पर साक्ष्य में सम्मिलित किए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया 1, 3 और 4। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त की इच्छा के विरुद्ध कराया गया नार्को टेस्ट
या ऐसा ही अन्य टेस्ट आर्टिकल 23 और आर्टिकल 21 के द्वारा वर्जित होगा और आर्टिकल 23 का उल्लंघन होगा। तो ये किस केस में कहा गया है? अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2025 के। उसके बाद में नेक्स्ट है एविडेंस की धारा 14 यानी 14 मानसिक दशा दर्शाने के रूप में कौन सा इसमें नहीं है धारा 14 में? तो मोटिव नहीं है, मोटिव धारा 8 में है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है मृत्युकालिक कथन की एडमिसिबिलिटी यानी ग्राह्यता के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो वहां पर उसकी मृत्यु की प्रत्याशंका होना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। फिर है किस सेक्शन में कहा गया है कि उसी संव्यवहार का भाग बनना शब्दों का, इन शब्दों का प्रयोग जो किस सेक्शन में किया गया है? तो धारा 6 जो रेस्ट जस्टिस से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट है 39 ए की मृत्यु ब के उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाने के कारण हुई। ब के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के बाद में, इंडेमनिटी के बाद में कौन सा फैक्ट रिलीवेंट नहीं है? तो रिलीवेंट फैक्ट पूछा है, तो आभ्यासिक अगर था इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो गाड़ी चलाने का इस तरह से आदी था, आभ्यासिक था, हैबिचुअल था, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है एस्ट्रोपल विबंध से संबंधित कौन सा वाद नहीं है? तो शरतचंद्र बनम ये भी है, पलकदारी वाला भी है, पिकार्ड बनम सीयर्स में तो परिभाषा ही दी गई थी, और एमसी वर्गीस ये इसका आंसर है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है विवाहित स्त्री के द्वारा आत्महत्या के दुष्परिणाम, ये किस सेक्शन में है? तो आत्महत्या की अगर बात आती है तो ए में आ जाएगा, और दहेज मृत्यु के संबंध में उपधारणा बी में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो जो अनरजिस्टर्ड है पारिवारिक बंटवारा, ठीक है ना, फैमिली सेटलमेंट वाला, ये इसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है, ये मैक्सिम किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो सेक्शन 123 उसके बाद में नेक्स्ट है ऐसे फैक्ट जिसे न तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित, तो वो क्या कहलाता है? साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड, यानी जो प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड कुछ नहीं हो तो वो नॉट प्रूव्ड। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का केस जो है किससे है? तो वो दोनों से है, कन्फेशन से भी है और मृत्युकालिक कथन से भी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है मैचिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको बताना है तथ्य जो विवादित तथ्य का फैक्ट एंड इश्यू का जो इफेक्ट है, परिणाम है, वो आपका आ जाएगा धारा 7 में। एक ही संव्यवहार है तो धारा 6 से रिलेटेड है, तैयारी है तो धारा 8 में है, और सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन धारा 9 है। तो 3, 4 ये वाला हो गया आंसर। उसके बाद में 47 है एविडेंस की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में रिलीवेंसी का नियम प्रतिपादित करती है? तो एमपीसी है इसमें, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, तो उपरोक्त सभी हो गए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है धारा 14 एविडेंस की, उसमें जो मन की किसी दशा, तो मन की दशा क्या प्रकट जो है वो करती है? तो इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, गुड फेथ भी है, तो सारे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 49 जो आइडेंटिफिकेशन परेड किसके द्वारा की जाती है? तो कोई भी आइडेंटिफिकेशन परेड कर सकता है, ठीक है ना। पहचान जो होती है यानी कोई भी कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा वो कराई जाती है। तो वैसे ली जाती है, किसके द्वारा ली जाती है अगर ये बात होगी तो फिर यहाँ पर ये मजिस्ट्रेट आएगा इसमें आंसर, ठीक है ना। क्योंकि देखो पहचान कोई भी कर सकता है कि भाई जो होता है, लेकिन कराता कौन है आइडेंटिफिकेशन परेड? वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कोलकाता में हत्या की, और ये फैक्ट की वजह से लाहौर में था, तो वो रिलीवेंट हो जाएगा धारा 11 एविडेंस। रेप की पीड़िता का परिचय प्रकटन जो उसका आइडेंटिफिकेशन है डिस्क्लोज करने से संबंधित, वो पनिशेबल किस में होगा? तो ये आपका पनिशेबल हो जाएगा सेक्शन 228 आईपीसी। उसके बाद में नेक्स्ट है 5 या उससे अधिक सदस्यों
कि जमाव के द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में हिंसा का अगर प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, बलवा। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये इलस्ट्रेशन है, अटेम्प्ट से रिलेटेड है, जो चोरी का अटेम्प्ट किया जाता है, और गृहतिचार, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ए एक मकान मालिक अपने किराएदार बी को इस उद्देश्य से यंत्रणा देता है, यानी धमकी देता है, तो यहां पर वो 350 के अधीन आपराधिक बल प्रयोग का दोषी है। मतलब एक तरह से है ना, घुड़की देना, एक तरह से मतलब डराना कि अगर किराया नहीं दिया, मकान का किराया अदा नहीं किया, मकान का किराया अदा कर दो, मतलब। ठीक है ना। उसमें उपपत्ति कारित नहीं होती, ना ही उपपत्ति की धमकी दी जा रही है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा इसमें मैचिंग सही है, ये पूछा इसमें। तो यहां पर जो मैचिंग है वो है सही पूछ रहा है, तो एडल्ट्री 497, ये सही है, मैचिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जो है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट उसका है। ठीक है ना, सदोष परिरोध का। उसके बाद में नेक्स्ट है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है, तो ये आपका सदोष अवरोध जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है उसकी जगह पे यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछ रहा कौन सा सही मैचिंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये केस है वासुदेव बनम पेप्सू राज्य का, ये 86 से रिलेटेड है, जो ऐच्छिक मतदाता जिसमें बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, इससे संबंधित जो सेक्शन है आईपीसी की, वो कौन सी है, सेक्शन 306। ठीक है। फिर मैचिंग कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है यहाँ पर, तो डीपीपी बनाम बीएड का जो केस है 85 से है। ठीक है ना, बाकी इसमें मैचिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 494 आईपीसी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर अपराध माना है, जबकि यह अपराध कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, फिर भी इसको एक गंभीर अपराध माना है। ठीक है ना। तो ये किस केस में माना है सुप्रीम कोर्ट ने, तो बाबा नटराजन बनाम एम रेवथी, रेवभी या रेवथी, मतलब रेवथी है ये, एम रेवथी, 2024 का केस है, उसमें ये माना है। तो बाकी आपको ये केस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही केस इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना। उसके बाद में फिर रिसेंट केस है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में मृत्युदंड दिए जाने के संबंध में, मृत्युदंड दिए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले, यानी रेयरेस्ट इन द रेयर केस में ही दिया जाना चाहिए। और रेयरेस्ट इन द रेयर केस क्या होगा, इसके संबंध में टू टेस्ट थ्योरी उसमें दी। तो ये किस केस में दी है, जयप्रकाश बनाम उत्तराखंड राज्य 2025। ठीक है। और इसमें ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आप देख लेना, तो इसका आंसर ए है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा प्रोविजन है आईपीसी का जो वाटर पॉल्यूशन को पनिशेबल बनाता है, तो यहाँ पर 277। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस अपराध की तैयारी प्रिपरेशन पनिशेबल है, तो यहाँ पर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। फिर नेक्स्ट है, रिसेंट केस से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि धारा 304B के अंतर्गत विवाह के 7 वर्ष के भीतर वैवाहिक घर में अप्राकृतिक अननेचुरल जो सर्कमस्टेंस हैं उसमें मृत्यु अगर हो जाती है तो वो मृत्यु अपने आप में दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। मृतक को मृत्यु से ठीक पहले क्रूएल्टी या उत्पीड़न इसका शिकार होना आवश्यक है, मतलब ये साबित करना आवश्यक है पहले। ठीक है ना। तो ये किस केस में कहा गया है, चरण सिंह एंड चरणजीत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य 2023। ठीक है। बाकी ये केस भी आपको फिर इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही ये भी आपको देखने हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 499 में जो मानहानि है डिफेमेशन, उसके एक्सेप्शन कितने हैं, तो उसमें 10 एक्सेप्शन है। ठीक। नेक्स्ट है,
एस वरदराजन बनाम राज्य का वाद जो है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो सेक्शन 363 ए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सुरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है उससे संबंधित केस लॉ कौन सा है? तो यहाँ पर जयदेव बनाम राज्य। ठीक है। नेक्स्ट है ए जेड के घर में खिड़की से प्रवेश करता है, तो यहाँ पर ए ने क्या किया है? तो गृहवेदन का अपराध किया है। ठीक है ना। कौन सा केस है जो आपराधिक मन स्थिति यानी मेंसरिया से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का जो केस है जो मर्डर से रिलेटेड है, दोनों के डिफरेंस है 299 और 300 के अंतर से संबंधित। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सी धारा उन शर्तों का उल्लेख करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है? तो इससे रिलेटेड है आपका सेक्शन 90। फिर है किस केस में आईपीसी की धारा 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था? तो ये है आपका मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ए जेड को गौरवपति के भय में डालकर बेईमानी से जेड को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर सिग्नेचर कर दे या फिर अपनी सील लगा दे और उसे ए को डिलीवर कर दे। जेड उस कागज पर सिग्नेचर करके उसे ए को डिलीवर कर देता है, तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन किया है। उसके बाद में नेक्स्ट है चोरी का अपराध लूट बन जाता है। कब बन जाता है? जब उसमें जीवन को आसन्न संकट उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है एक्स और वाई जहर के द्वारा जेड की हत्या करने के लिए एग्री होते हैं और वाई के द्वारा विष लाया जाना था जिसे वाई नहीं लाया, तो एक्स और वाई दोषी हैं, तो वो एक्स की हत्या के जेड की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए वो पनिशेबल होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है लोक हित में भारत के राष्ट्रपति को इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय परिषद के गठन की शक्ति संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 263 में। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत सरकार मतलब भारत संघ और कोई राज्य सरकार वाद व कार्यवाहियां कर सकती हैं, तो किस आर्टिकल के अनुसार कर सकती हैं? तो आर्टिकल 300 के अनुसार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पार्लियामेंट को अधिकरण स्थापित ट्रिब्यूनल स्थापित करने की पावर जो है वो किस आर्टिकल में है? तो 323A एंड बी में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है किस संविधान से भारतीय संविधान में आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए हैं? तो जर्मनी और भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है किस संशोधन के द्वारा? तो ये है आपका 89। फिर नेक्स्ट है संविधान के आर्टिकल 356 के क्लॉज 4 के अधीन जो अधिकतम अवधि है वो कितनी हो सकती है? तो 5 वर्ष तक हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है 82 भारतीय संविधान में वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के संबंध में जो प्रोविजन है वो कहाँ दिया हुआ है? तो वो है आपका 360 आर्टिकल में। उसके बाद में नेक्स्ट है मैग्ना कार्टा को सबसे पहले बनाया गया था कब? तो 1215 ईस्वी में। आर्टिकल 248 के अंतर्गत जो रेसिडुअल पावर है अवशिष्ट शक्ति है उनका प्रयोग किया जा सकता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा। किस आर्टिकल के अनुसार NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया गया था वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124A में था। ठीक है ना, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था बाद में। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो चैलेंज दिया जा सकता है वो कहाँ किया जा सकता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? तो वो है आपका संविधान का संशोधन 20A जो चैप्टर है। उसके बाद में नेक्स्ट है 20 चैप्टर मतलब। उसके बाद नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 302 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रोहिबिशन यानी रेस्ट्रिक्शन लोक हित में लगा सकता है। ठीक। तो कौन लगा सकता है? तो वो पार्लियामेंट।
ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि पार्लियामेंट और सांसद मतलब एमपी और विधायक भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेंगे। तो किस संशोधन के द्वारा ये किया गया, तो ये है 16वां संविधान संशोधन 1963। उसके बाद में नेक्स्ट है, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वो किस आर्टिकल में हैं। तो जो संघ का संबंधित है वो 104 105 है, और जो राज्य का है वो 195 196, ठीक है ना। 104 नहीं 105, 105 और 106 संघ का हो गया, और 194 195 राज्य का हो गया, ठीक। उसके बाद में है, विषय वस्तु का जो विभाजन है वो किस सूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। उसके बाद में नेक्स्ट है, संथानम समिति। संथानम समिति के अनुपालन में मतलब इसकी सिफारिश पर क्या स्थापित किया गया था, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है ना, 1964 में। उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 93, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रकृति और कृत्य ये कैसे हैं सीईसी के, तो वो क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के राज्य विधिक परिषदों के द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1)(f) के द्वारा जो नियत नामांकन शुल्क है, एनरोलमेंट जो फीस है, उससे अधिक फीस लेना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन है। तो ये किस केस में कही गई थी, तो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बाकी ये केस भी आपको इंपॉर्टेंट है बहुत, इनको भी देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा आर्टिकल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के संबंध में प्रोविजन करता है, तो ये है आपका आर्टिकल 21 मतलब 20 का क्लॉज 1। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, 15 16 19 29 30, ठीक है ना। तो इसमें से छांट लो, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में पूर्व निर्णय का सिद्धांत दिया हुआ है, तो ये है आपका आर्टिकल 141। फिर नेक्स्ट है, ये डिसाइड कौन करता है कि कोई बिल यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना। ये आप पढ़ेंगे आर्टिकल 110 का क्लॉज 3 में। उसके बाद में है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में देश भर के न्यायालयों को और न्यायाधिकरणों उनमें पुरुषों महिलाओं और थर्ड जेंडर को सम्मिलित करते हुए दिव्यांगों के लिए समुचित स्थानों पर शौचालयों की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये किस केस में कहा गया, तो ये राजीव कलिता बनाम भारत संघ 2025 का केस। बाकी ये केस भी फिर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, किस आर्टिकल के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होता है, तो ये है आर्टिकल 263, ठीक है ना। ये शायद मुझे लग रहा है रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके देखिए, एक जैसे यहाँ पे एक आंसर इसका है, तो अब बाकी के जो 3 हैं केस ये इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से आपको 2000 इसमें 22 हो या 2023 हो, 2024 और 2025, अगर इसमें ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी ऐसे हैं, तो आपको लगभग 40 केस आपको ऐसे मिल गए हैं जो आपको याद करने हैं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इससे पहले वाला भी पेपर देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह से, तो आपको बहुत रिसेंट केस आपको मिल जाएंगे, उनको एक बार आप जो है अपना गूगल कर लेना है या कहीं से अपना देख लेना, वहां से आपको डायरेक्ट एक लाइन का फैक्ट आपको जरूर याद रहना चाहिए कि हाँ ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से आज ये कंप्लीट होता है पेपर, और बाकी आप जो है अपना कमेंट करके बता देना कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके बैठे हैं। देखो क्वेश्चन है वन लाइनर, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो वन लाइनर है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें रिसेंट केस लो है, या कुछ कठिन भी है, संशोधन से संबंधित हो गए, है ना। बाकी आप ये चाहते हैं कि और इसको थोड़ा सा अच्छा किया जाए, मतलब लेंदी पेपर बनाया जाए, थोड़ा सा ऑप्शन थोड़े से ये जो वन लाइनर टाइप से लग रहा है, तो इस तरह से ना करके क्वेश्चन पेपर को लेंदी बनाया जाए, तो वो भी किया जा सकता है। तो मैं आप कमेंट करके आप एक बार बता दीजिए,
कि क्वेश्चन पेपर ज्यादा इजी बना रहे हैं, है ना, या शॉर्ट है। आपके नंबर वो डिपेंड करते हैं ना कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, तो वो डिपेंड करते हैं कि अगर पेपर में आपके क्वेश्चन 90 अगर जा रहे हैं या 90 से ऊपर जा रहे हैं तो फिर तो क्वेश्चन पेपर आसान है ना। और अगर 70 72 अगर रुक रहे हैं तो फिर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ठीक है, उस हिसाब से फिर आपकी तैयारी थोड़ी कम हो सकती है। इस पेपर के हिसाब से आपके क्वेश्चन जो सही आंसर होने चाहिए वो लगभग 90 के आसपास होने चाहिए रेंज में, ठीक है ना, 85 से 95 के बीच में, जिस तरह से क्वेश्चन है। और ऐसे मतलब जो क्वेश्चन में से इतने नंबर आते हैं, ठीक है ना, तो बाकी आप जो है वीडियो में कमेंट करके बता देना। और इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर वीडियो में यूट्यूब पर ही सॉल्व हो जा रहा है। देखो ऐसे ठीक नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन वहां पे, अब इसको पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता फिर इसको सॉल्व कराता, तो आप जब तक पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाते आप भी तब तक रुके रहते कि नेक्स्ट क्वेश्चन कब आएगा, है ना, तो उसमें टाइमिंग भी एक जो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो अब क्या है कि एक बार 100 क्वेश्चन तक आपको दिखा दिया तो आप पूरा पेपर एक बार सॉल्व कर लेंगे 1 घंटे में, और फिर उसके बाद में आप अगले आधे घंटे में उसको मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट मिलेगा आपको लगभग 7 तारीख के आसपास, ठीक है ना, 1 और 3 4 और 3 7, तो 7 को मिलेगा नेक्स्ट, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।